अस्सलामुअलैकुम। सेठी से सवाल के साथ मैं हूं सैयदा आयशा नाज। मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलामुअलैकुम। सेठ साहब, ख़बरों में ज़ेर बहस बहुत से मामलात हैं, लेकिन जिस बात पे हमारा पड़ोसी मुल्क काफ़ी तिलमिला रहा है या बिलबिला रहा है, ऐसे फ़हरिस्त उसको रख लेते हैं। ऑपरेशन बनियानुम मरसूस हुआ या उधर से ऑपरेशन सिंदूर था, उस दौरान सबसे ज़्यादा जो डिस्कस पर्सनैलिटी की जा रही थी इंडिया में, वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब थे, जिन्हें इंडिया के लिए सबसे बड़ा ख़तरा समझा जा रहा था और अच्छे खासी स्टेटमेंट्स उनके हवाले से दी जा रही थी, दावे किए जा रहे थे कि ये क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। लेकिन जो इस वक्त आसिम मुनीर साहब कर रहे हैं या उनके कामयाब दौरे कर रहे हैं पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात के ज़िम्न में, वो इतने काबिल ज़िक्र हैं कि आलमी जराइद उनकी काबिलियत का, फील्ड मार्शल की काबिलियत का एतराफ़ करते दिखाई दे रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे अमेरिका के साथ जो ट्रिकी रिलेशनशिप है उसको स्मूथ कर लिया फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने। अब जो उनका ताज़ा दौरा है वाशिंगटन है, इसमें यूएस पाक ट्रेड फ्रेमवर्क का भी इजरा कर दिया गया है। लेकिन इसके अलावा जो सबसे बड़ा शायद जिस पे इंडिया इस वक्त खासा परेशान भी होगा, वो BLA और मजीद ब्रिगेड, दाइश और TTP को दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया है। इन पर पाबंदियाँ लगेंगी, जॉइंट ऑपरेशंस किए जाएंगे इनके अगेंस्ट और दहशतगर्दी के खिलाफ हर मुमकिन ताउन अमेरिका पाकिस्तान को फराहम करेगा। यही नहीं, ये तो इसको चले बैकड्रॉप में ले गया भारत, सबसे ज़्यादा इस पे तकलीफ होगी उन्हें। लेकिन फ्रंट पे जो वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं वो ये है कि वहाँ एक तकरीब में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब किया फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने, और वहाँ उन्होंने इंडिया के हवाले से कुछ बातें की कि जो भी इंडिया के अज़ाइम थे वो नाकाम हो गए और वो हमेशा से इसी नौइयत के अज़ाइम रखता रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया, उसका कला कमा किया। अच्छा, उसमें से 2-3 स्टेटमेंट्स ऐसी हैं जिनमें से एक न्यूक्लियर थ्रेट की है कि आसिम मुनीर साहब से एक बयान मंसूब किया गया और उसके बाद इंडियन मीडिया में उसे चलाया गया कि अमेरिका की सरजमीन पे ऐसा बयान आसिम मुनीर ने भारत के खिलाफ कैसे दे दिया। फिर इंडियन वजारत ख़ारजा भी हरकत में आई, उन्होंने भी एक एलामिया जारी किया जिसका हमारी वजारत ख़ारजा ने तोड़ किया और उन्होंने रद्द कर दिया इस नौइयत के तमाम प्रोपेगेंडे को और कहा गया कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बातें ली गई हैं। 2-3 और भी चीज़ें हैं जो उनसे बयानात मंसूब किए गए, लेकिन क्योंकि वो एक बहुत बड़ा इज्तिमा था पाकिस्तानी डायस्पोरा का, उसमें 150 से 200 के करीब इनवाइटीज़ थे। मुझे आपसे ये जानना है कि आपकी चिड़िया क्या उस मीटिंग में मौजूद थी? क्या बातें हुई, आप तक पहुंची वो? अच्छा, आपने अब 2 सवाल कर दिए। एक तो आपने टेररिज्म की बात की कि बलूचिस्तान के अंदर जो तंजीमें टेररिज्म कर रही है उनको एक्नॉलेज कर लिया गया है, तस्लीम कर लिया गया है और अमेरिका ने उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है जनरल आसिम मुनीर की। उसकी वजह यह है कि इंडिया इन तंजीमों को मदद दे रहा है और इसके ऊपर अब कोई शक शुबहात नहीं है, दुनिया जानती है। और इंडिया के खुद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो हैं उन्होंने खुद तस्लीम किया कि हम कर रहे हैं वो, और वो उनका जवाब यह है कि आप करते रहे हमारे खिलाफ कश्मीर में, अब हम बलूचिस्तान में आपके खिलाफ कर रहे हैं। बहरहाल कश्मीर वाली जो तंजीमें थी उनको तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इंडिया ने कामयाबी के साथ उनको डिक्लेयर करवा दिया था, तो अब पाकिस्तान ने भी वो तंजीम जो कि इंडिया जिसको बैक कर रहा है उसको डिक्लेयर करवा दिया। और मैं समझता हूँ दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट थिंग और फुल मार्क्स, क्योंकि ये आसान काम नहीं था। बिकॉज इस वक्त कांग्रेस के अंदर भी और वैसे भी वहाँ MIT है जो कि बलूचिस्तान की आज़ादी की बात करते हैं, सिसेशन की बात करते हैं, और तो इसलिए सबसे जो प्रीमियर लीग पार्टी है या ग्रुप है जो कि आज़ादी और सिसेशन की बात करता है उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार दे दिया अमेरिका के अंदर और अमेरिका ने, तो मैं समझता हूँ दिस इज अ वेरी बिग अचीवमेंट बाय जनरल आसिम एंड दाद देनी चाहिए, वेल डन। नंबर 2, अब आपने दूसरी बात कही कि एक इवेंट था, एक सेरेमनी थी फ्लोरिडा के अंदर जहाँ जनरल साहब बात कर रहे थे, कुछ 150-200 लोग थे वहाँ जी, और वहाँ उन्होंने लंबी चौड़ी बातें की, जिनमें से एक बात जो थी जिसके ऊपर इंडिया ने वहाँ इंडिया में शोर पड़ गया और बड़ी तनकीद हो रही है, वो ये कि उन्होंने कहा था कि अगर हमारी कोई एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हो, अगर हमें हमारे ऊपर ऐसे लगे कि आप हावी हो रहे हैं, आप चढ़ाई कर दी आपने, तो फिर हम अगर हमें ये पता चले कि आप नीचे हम जा रहे हैं, उड़ रहे हैं, तो फिर हम आपको कहाँ ले चलेंगे। तो अब बात यह है, इसके ऊपर बड़ा शोर पड़ गया कि जी आपने न्यूक्लियर थ्रेट दे दिया इंडिया को और आपने अमेरिका में बैठ के इस किस्म की बात की है, सो ऑन, तो बड़ा शोर पड़ा। अच्छा, अब मैं देख रहा था कि पाकिस्तान के अंदर क्योंकि मैं जानता हूँ किस तरीके से इंफॉर्मेशन दी जाती है और एडवाइस दी जाती है, तो मैं देख रहा हूँ कि फॉरेन ऑफिस भी और कुछ हमारे एंकर दोस्त भी शुरू हो गए हैं कि जी ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले लिया गया, ऐसी बात तो नहीं कही उन्होंने,
कोई न्यूक्लियर बात तो नहीं कही वगैरह वगैरह वगैरह। कोई डिफेंस में कि इंडिया जो है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात कर रहा है, हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। तो एक किस्म की समझे आप कि थोड़ी सी बैकस्लाइडिंग नजर आ रही। अच्छा, मेरा मौकफ इससे बिल्कुल फर्क है। मैं दो बातें, अब आपकी बात जो है ना उसको मैं आगे बढ़ाता हूँ। आपने कहा मेरी चिड़िया थी वहां की नहीं, जी बिल्कुल चिड़िया थी, और चिड़िया ने ब्लो बाय ब्लो, सेंटेंस बाय सेंटेंस पूरी रिपोर्टिंग की है मुझे। अच्छा। और जैसे समझे मेरे सामने बैठ के की है। तो इसलिए व्हाट आई एम गोइंग टू से नाउ इज 100%, और वो बड़ी रिलायबल चिड़िया है। तो मैंने उनसे मोटी मोटी बातें ही पूछी। उन्होंने एक और बात भी कही जो शायद इस वक्त इतनी हेडलाइंस यहाँ नहीं बनी, वो ये कि अगर आप हमारा डैम्स बना के हमारा पानी वानी रोकने की कोशिश करेंगे तो हम एक नहीं 10 मिसाइल मारेंगे और आपको उड़ा देंगे, आपके डैम को। और फिक्र ना करें, हमारे पास बहुत सी मिसाइल है जी। आपको याद होगा आयशा कि मैंने जैसे ही करण थापर ने मेरी इंटरव्यू की थी पहली बारी, जब ये सारा मामला शुरू हुआ था, तो उसमें आखिर में मुझे उसने पूछा कि क्या तो आपका ख्याल है पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल कर सकता है अगर इंडिया पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट हो? आपको याद होगा। तो मैंने उससे ये कहा था, हाँ 3 सूरतें हैं जिसमें पाकिस्तान सोच सकता है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करें जी। एक सूरत ये है कि आप हमारी कराची के नेवल ब्लॉकेट कर दें और सामान को आने जाने से रोक दिया जाए, तो विच विल क्रिएट अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर अस, एग्जिस्टेंशियल इशू बन जाएगा। दूसरा ये कि आपकी फौजें जो है वो इस हद तक पाकिस्तान के अंदर आ जाएं कि ऐसे लगे कि कराची और लाहौर और साउथ और नॉर्थ को काट दिया है और पाकिस्तान को तोड़ने का पूरा मंसूबा भी तैयार है और बन भी रहा है। तो वी विल यूज न्यूक्लियर वेपन्स, और अपने सॉइल के ऊपर, अपनी जमीन के ऊपर ही आपके खिलाफ न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करके, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स करके आपको उड़ा देंगे। और तीसरी बात यह कि अगर आपने हमारा पानी रोकने की कोशिश की, और पानी हमारा क्योंकि उसकी वही सारी सिविलाइजेशन ही, इंडस वैली की जो सिविलाइजेशन है वो पानी पे डिपेंड करती है, और अगर आपने ऐसे किया तो हम न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करेंगे टू डिफेंड आवरसेल्व्स। तो उसने मुझे कहा कि आपको याद होगा करण ने मुझे कहा कि एक्चुअली आप करेंगे, तो उसके ऊपर फिर मैंने जवाब ये दिया, मैंने कहा ये मेरा मौकफ है कि ये ऐसे हमारी सोच है और ये सोच सही है, बिकॉज हमने ये न्यूक्लियर वेपन्स फुल चढ़ी गई या दिवाली के लिए तो नहीं किए थे ना हम। तो इसलिए ये डिटेरेंस है और ये समझ भी आनी चाहिए आपको। हमें किसी किस्म की शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए इस चीज के ऊपर। अगर हमारी जान और जिंदगी इस मुल्क की दाव पे है और इंडिया अगर इस किस्म की हरकत करेगा तो विल यूज न्यूक्लियर वेपन्स ऐसी की तैसी। और यही हमारी सोच है और यही हमारी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है जिसके पीछे हमने ये सारे अपने डिटेरेंस क्रिएट किया। सो मैं तो बिल्कुल डिफेंसिव नहीं हूँ इस चीज के ऊपर। लेकिन सेठी साहब, जो इंडियन मीडिया है वो ये कह रहा है कि इस बयान के बाद अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर सलाहियत को सल्ब कर लिया जाए, क्लिप कर दिया जाए न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को। असल में इस बयान को बहाने के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। नहीं, वो फर्क नहीं पड़ता ना, कर नहीं सकते, इनके बस की बात नहीं है, किसी के बस की बात नहीं है कि आप पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम को टेक आउट कर लें। बड़े सेफगार्ड्स हैं हमारे पास एंड वी नो हाउ टू प्रोटेक्ट द न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो ये वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को नहीं रोक सके तो आपका ख्याल है हमारे तो डेवलप्ड वेपन सिस्टम्स है, सारा कुछ है। तो ये ये ऐसे नहीं हो सकता। ये इंडिया ड्रामे करता है इस किस्म के, मगर इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। और हमने देखा कि थोड़ा 15-20 दिन पहले या 1 माह पहले की बात है कि TRF द रेजिस्टेंस फोर्स का नाम दहशतगर्द तंजीमों की लिस्ट में डाला गया अमेरिका की जानिब से। तो भारत में खासे डंके बजाए गए और अब हम देख रहे हैं कि जो डेवलपमेंट जिसकी तरफ आपने इशारा किया सेठी साहब, ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है। लेकिन जाफर एक्सप्रेस का सानहा हो और इसमें पाकिस्तान का नुकसान हो या बलूचिस्तान की सरजमीन पर, KP की सरजमीन पर इन तंजीमों की कार्रवाइयाँ हों, इस तरह से लिस्ट पर नाम डालने और मुश्तरका कार्रवाइयों के बाद क्या फ़र्क पड़ेगा दहशतगर्दी पर? नहीं, देखिए मैं समझता हूँ कि अब क्योंकि डिक्लेरेशन हो गई है, अब अगर इसके बाद पाकिस्तान की अफवाज जो है काइनेटिक ऑपरेशंस करती है, मिलिट्री ऑपरेशंस करती है अक्रॉस द लाइन इन अफगानिस्तान, तो मेरा ख्याल है उसके लिए जस्टिफिकेशन तो मिल जाएगी। अगर इंडिया ये जस्टिफिकेशन विदाउट एविडेंस कर सकता है कि जी ये दहशतगर्दी पाकिस्तान से हो रही है और इसलिए हम पाकिस्तान के खिलाफ हमने कार्रवाई की है और अभी तक सिंदूर जारी है और किसी वक्त हम आगे भी बढ़ सकते हैं, और हर दफा जब कोई टेररिज्म का एक्ट होगा तो हम ये करेंगे, तो फिर पाकिस्तान भी ये मौक़िफ़ इख्तियार कर सकता है ना अफगानिस्तान की ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है वहाँ। अलबत्ता ये है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान हुकूमत के खिलाफ नहीं करेगा, अफगानिस्तान के जो ये बेसिस के खिलाफ करेगा। जैसे आपको पता है कि इंडिया ने शुरू में अटैक जो उनका ख्याल था कि बेसिस हैं जैश मोहम्मद के या लश्कर तैयबा के, मगर उसके बाद हमने कहा नहीं, ये हमारी अटैक और सरजमीन
एंड सो देन वी रिएक्टेड। तो अब ये है कि क्योंकि ये दिस हैज बीन डेजिग्नेटेड अ टेररिस्ट ग्रुप और वो कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, हर रोज कर रहे हैं, तो आई थिंक इसके लिए पाकिस्तान को भी जस्टिफिकेशन मिल जाती है टू कैरी आउट काउंटर स्ट्राइक्स अगेंस्ट दीज टेररिस्ट ग्रुप्स वेदर इनसाइड पाकिस्तान और इन अफगानिस्तान। अच्छा, बीएलए के मामले पर अमेरिका को कैसे कायल किया गया? आपके ख्याल में इसके पीछे मुहर्रिक ये था कि नायाब मादनियात तक अमेरिका की रसाई तभी मुमकिन हो सकती है जब बीएलए को कंट्रोल किया जाए? नहीं, देखिए, इस वक्त अमेरिका के भी इंटरेस्ट बनते जा रहे हैं ना इन अफगानिस्तान एंड इन पाकिस्तान, इसीलिए तो अमेरिका आपके साथ खड़ा हो गया आके, जिसके अंदर इकोनॉमिक इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। और फिर भी वैसे भी वो इंडिया वो चाहता है अमेरिका के वो किसी तरीके के साथ पाकिस्तान अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ मिल के वहाँ कोई बेस इस्टेब्लिश करे। तो जब तक ये इस किस्म के टेररिस्ट इंसिडेंट्स वहाँ से होंगे अगेंस्ट पाकिस्तान तो ये हो नहीं सकेगा। तो आई थिंक एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है अमेरिका का कि अच्छा ठीक है, अगर आप बीएलए को ख़त्म करना चाहते हैं तो कर लें, मगर हमें कोई ना कोई एंट्री मिलनी चाहिए। तो आई थिंक अमेरिका को अफगानिस्तान के लिए भी एंट्री चाहिए फॉर इकोनॉमिक रीजंस, एक्सप्लोरेशन, मिनरल्स, ट्रांसपोर्ट एंड ऑल्सो आई थिंक ईरान के खिलाफ लिस्निंग पोस्ट वगैरह। तो आई थिंक ठीक ठाक कोऑपरेशन होगी एंड अमेरिका ने ये बड़ी सोच समझ के ये सारी बात को आगे बढ़ाया। अच्छा सेठी साहब, जब अफगानिस्तान का तस्करा आ गया तो एक बहुत बड़ी पेशरफ 20 अगस्त को होने जा रही है जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चाइना मिलकर बैठ रहे हैं, इनके वज़ीर ख़ारिजा इकट्ठे होंगे। उसके बाद चाइनीज़ वज़ीर ख़ारिजा 21 अगस्त को पाकिस्तान के विजिट पर भी आएंगे। उसमें क्या बातचीत हो सकती है, एजेंडा क्या हो सकता है? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, चाइना और पाकिस्तान तो ऑलरेडी बैठे हुए हैं ना अफगानिस्तान के साथ, और बहुत इम्पोर्टेंट है ये। पहले भी मीटिंग्स हुई हैं जिसमें ये पता चला कि अफगानिस्तान की हुकूमत ने अश्योर किया है कि वो सपोर्ट नहीं करेंगे बीएलए को या टीटीपी को। तो मेरा ख्याल है इसी चीज़ को वो आगे बढ़ा रहे हैं, और इसके अंदर अब वो और भी बातें आएंगी ना अबाउट जो कनेक्शन बनाना है बिटवीन अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया। और तो इसलिए आई थिंक ये जो ट्राईपार्टाइट मीटिंग्स हैं इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसका यही मतलब है जो पहले डिस्कशन हुई थी इस किस्म की, पहले भी एक मीटिंग हुई, उसके बाद अब ये जो मीटिंग होने जा रही है बात को आगे बढ़ाएंगे। तो अफगानिस्तान गवर्नमेंट का एक वेस्टेड इंटरेस्ट बनाया जा रहा है विद पाकिस्तान एंड चाइना, और वो बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। उनका वेस्टेड इंटरेस्ट बनेगा विद चाइना एंड पाकिस्तान फॉर द गुडविल ऑफ द अफगान पीपल, फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट और रोड्स, ट्रांसपोर्टेशन, हाईवेज, जिसमें अफगानिस्तान के बड़े फायदे हैं। तो फिर ही जाके अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ मिसचिफ क्रिएट करना, मिसचिफ मंगर्स जो हैं जो गड़बड़ करते हैं उनको रोकेगा, बिकॉज फिर उसके इंटरेस्ट में नहीं होगा इनको सपोर्ट करना। तो आई थिंक ये पहले कदम है, बहुत अच्छे ये डेवलपमेंट्स हैं, एंड यू हैव टू थैंक द चाइनीज फॉर दिस। तो आपने तो बड़ी कोशिश कर ली थी, आपकी बात तो अफगानिस्तान ने सुनी नहीं, मगर चाइना की बात वो सुनेंगे, क्योंकि चाइना वाज वन ऑफ द फर्स्ट पीपल जिसने सबसे पहले अपने सफीर वही वहाँ भेजे थे और उनके साथ बात करनी शुरू कर दी थी। तो आई थिंक ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है, एंड आई थिंक इसमें पॉजिटिव रिजल्ट्स निकलेंगे। अच्छा सेठ साहब, ये तो ट्रायलैटरल जो मीटिंग होनी जा रही है उसके बारे में आपने ज़ाहिर ख्याल किया। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया में मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से उस एक्सेस पे काफ़ी पेशरफ्त हो रही है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड के क़याम का ऐलान किया। सभी इस वक्त सोच में मसरूफ़ हैं कि ये किस ज़िम्न में, जब पाकिस्तान ऑलरेडी इंडिया के खिलाफ इस्टेब्लिश कर चुका है अपनी बरतरी, और दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, इंडियन प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने सुदर्शन चक्र का ऐलान किया है कि डिफेंस सिस्टम होगा उनके लिए मल्टी लेयर्ड। ये दोनों तरफ क्या हो रहा है और इस कमांड फोर्स की ज़रूरत क्यों पेश आई पाकिस्तान को? देखिए, दोनों ने अपने असेसमेंट किया हमारी कमज़ोरियाँ कहाँ हैं। उन्होंने अपनी असेसमेंट की है कि उनकी कमज़ोरी है कि उनके पास यूनिफाइड कमांड सिस्टम नहीं। जिस किस्म का यूनिफाइड कमांड सिस्टम, इको सिस्टम हमने बनाया है, तो वो उनको अपनी खामी समझ आ गई है। अब वो भी कोशिश करेंगे कि इंटेलिजेंस एंड यूनिफाइड कमांड सिस्टम वो भी बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आपका जो सिस्टम है उसको मैच करें। आपने जाना कि असल में पसे पर्दा चल क्या रहा है। ब्रेक के बाद आते हैं वापस।
शो में साथ देने का शुक्रिया। और एक बड़ी मुलाकात जो अलास्का में होने जा रही है, अलास्का की तारीखी अहमियत अपनी जगह पर, लेकिन इस मुलाकात पे ना सिर्फ ये कि यूक्रेन और यूरोप की नज़रें हैं, बल्कि भारत भी मुस्तरब है कि इस मीटिंग का आउटकम क्या होता है। और सेठी साहब ने गुज़श्ता शोज़ में ये बताया था कि इंडिया के पर्सपेक्टिव से ये मुलाकात किस तरह से आम हो सकती है, अगर कामयाब होती है तब, और अगर नाकाम होती है तब भी। और जो अमेरिका की जानिब से इंडिया पर पाबंदियाँ या टैरिफ आयद किए गए हैं वो भी रूस ही के ज़िम्मे हैं। तो ये मामला आगे कैसे बढ़ते हैं? मीटिंग 5 on 5 इस फॉर्मेट पे है, दोनों तरफ से 5-5 कहा जा रहा है कि ऑफिशियल्स शरीक होंगे। सिट साहब, लेकिन हाईली एंटीसिपेटेड हाई स्टेक्स ये ट्रुथ सोशल पर अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लिख चुके हैं, लेकिन एक तरफ है धमकियां, एक तरफ है उम्मीदें, एक तरफ है सबकी निगाहें। तो इस मीटिंग में किसको क्या मिलेगा और उसके बदले में क्या दिया जाएगा, या सिर्फ फील आउट मीटिंग होगी, लिसनिंग ओनली? देखिए, अभी जो स्टेटमेंट्स आए हैं, प्यूटिन की तरफ से तो स्टेटमेंट नहीं आया, ट्रंप की तरफ से आए हैं और उनके फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से आए हैं, इधर से विटकॉफ का भी आया है उधर। तो मैं समझता हूँ कि कुछ बातें तो तय हो गई हैं। वो जो विटकॉफ की मीटिंग्स थी पहले रशिया के अंदर, काफ़ी लंबी चौड़ी थी, वो रूसियों ने भी एक्नॉलेज कर लिया, बात मान ली है कि जी वहाँ हमने बहुत सी चीज़ें तो तय हो गई हैं। उनको तो सिर्फ अब अंगूठा लगाने की बात है, कुछ चीज़ें रह गई हैं जो कि ये दोनों मिलके वो बात करेंगे। तो जैसे मैंने पहले कहा था कि इस किस्म की मीटिंग से पहले बहुत सी चीज़ें तय हो जाती हैं ताकि कोई सरप्राइज ना हो। तो एक तो ये बात कि मेरा ख्याल है अब वो बात क्या है वो आगे जाके बात करते हैं। दूसरी बात ये है कि इस एजेंडे के अलावा भी एक और भी एजेंडा है विच इज़ ऑन द न्यूक्लियर रिस्ट्रेंट, कि वो कितने न्यूक्लियर वेपन्स हैं आपके पास, हथियार हैं, उनको रिड्यूस करने का भी उसको ट्रीटी एक थी 2019 से, उसे ट्रंप ने विड्रॉ कर लिया था उससे। वो अब उसकी जो वैसे जो वो ट्रीटी है वो 2026 तक चलती है। तो मेरा ख्याल है उसके ऊपर इन्होंने बात करनी है कि उसको रिन्यू किया जाए, ताकि ये जो शॉर्ट रेंज मिसाइल्स है, विच इज ज्यादा थ्रेट तो वहीं से आती है ना, शॉर्ट रेंज यूरोप के अंदर। रशिया का तो इशू हुआ है, लॉन्ग रेंज का तो इशू नहीं है इतना रशिया का, बिकॉज इस वक्त यूरोप और रशिया का प्रॉब्लम बना हुआ है। सो आई थिंक एंड दे आर वेरी डेंजरस, तो इसलिए आई थिंक उसके ऊपर भी इन्होंने बात करनी। तो मैं समझता हूँ कि दीज आर द इश्यूज। ऑब्वियसली सारी जो फोकस है वो तो यूक्रेन पे ही है। अच्छा, अब यूक्रेन पे फोकस है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफ तो कह रहा है कि जी मसला हल करके आऊंगा, दूसरी तरफ थोड़ी कॉशन भी कर रहा है कि नहीं और भी बड़ी बातें हैं, ये है वो है वो है। और आपने एक बात और ये भी छेड़ दी कि जी वो ट्रेड वाली बात भी है, और जिसमें इंडिया का भी एक रोल है। मैंने पहले भी कहा था कि ये जो 25% उसने एक्स्ट्रा किया है इंडिया के ऊपर, ये बेसिकली रशिया के ऊपर प्रेशर डालने के लिए है। और अभी डोनाल्ड ट्रंप ने फिर एक बयान भी दे दिया। जो आपने कहा वो प्रेडिक्शन शामिल करते हैं, जो आपने प्रेडिक्ट किया था उसकी जो तौसीक है वो एक अमेरिकी ऑफिशियल ने किया है। पहले आपकी प्रेडिक्शन, उसके बाद मैं बात करती हूँ इस बारे में। इंडिया के ऊपर प्रेशर ये डाला है तेल का। एक्चुअली वो इंडिया के ऊपर नहीं है, वो रशिया के ऊपर प्रेशर है। वो रशिया को थ्रेटन कर रहा है कि मैं तुम्हारे ऊपर सैंक्शंस लगा दूं। आगे से रशिया का जवाब ही आता है लगा दो। इंडिया 35 to 38% अपनी रिक्वायरमेंट जो है वो रूस से लेता है। तो वो अब इंडिया के ऊपर प्रेशर डाल रहा है कि तुम तेल लेना बंद करो, ताकि रशिया के ऊपर प्रेशर पड़े, ये किस्म का इनडायरेक्ट सैंक्शन। और रशिया जो है फिर हमारे साथ बात करे ऑन एंडिंग द वॉर इन यूक्रेन। दिस इज हिज अप्रोच। इंडिया के खिलाफ नहीं है वो, ही इज यूजिंग इंडिया टू अप्रोच रशिया। और रशिया को ये कह रहा है कि हम इंडिया को रोकेंगे फ्रॉम बाइंग ऑयल फ्रॉम यू, और आप हमारी बात माने। और एग्जैक्टली यही कहा है अमेरिकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट ने कि अगर ये मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो जो इजाफी 25% आप पे लगा है वो टैरिफ भी बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरह से तो आपकी बात की तौसीक हो गई। एग्जैक्टली वो प्रेशराइज करने के लिए रशिया को इस्तेमाल करें इंडिया को। सो व्हाट नेक्स्ट सेठी साहब? व्हाट नेक्स्ट? अच्छा, व्हाट नेक्स्ट ये है कि इंडिया वाले ज़ाहिर है बड़े परेशान हैं। तो मैंने उन्हें तसल्लियाँ दी थी। मैंने ये कहा था आप फिक्र ना करें, ये एक्स्ट्रा 25 जो है ये नहीं लगेगा, ये सिर्फ धमकी है। और जैसे ही सेटल होता है यूक्रेन का मामला, जो मैं समझ रहा था हो जाएगा अब, और उसके बाद आपके ऊपर से ये प्रेशर हट जाएगा एंड यू विल बी एबल टू कैरी ऑन। और आप इस वक्त थोड़ा ख्याल रखें, आप डोनाल्ड ट्रंप को इतनी गालियां वालियां ना दें, कल को वापस लेना पड़ जाएगा आपको बहुत कुछ। मगर मेरा ख्याल है वहाँ इतनी सोच वोच नहीं है, बड़े परेशान थे, गुस्से में थे, उनका मीडिया पड़ गया, डोनाल्ड ट्रंप को गाली वाली देनी शुरू कर दी, और बड़े उनके सारे फॉरेन पॉलिसी से परेशान है कि हमारे साथ क्या हो गया। एक्चुअली दिस इज गेम प्लेइंग। ये सिक्योरिटी इश्यूज के अंदर पूरी थियरी ऑफ गेम थियरी जिसे कहते हैं, दिस इज बोथ ट्रंप एंड पुतिन आर मास्टर्स ऑफ दिस। बहरहाल मैंने पहले भी कहा था कि रशिया के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट हैं यूक्रेन में,
और यूरोप के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट्स हैं यूक्रेन में और ट्रंप के शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट्स हैं यूक्रेन जी। रशिया के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ये है कि वो सारा इलाका जो है ना वो रशिया को मिल जाए, ट्रीटी हो जाए, इनकी कॉन्स्टिट्यूशन यूक्रेन की तब्दील हो जाए ताकि वो सारा इलाका रूस को दे दिया जाए और नेटो के अंदर ये कभी नहीं जाएगा और यहाँ इनकी आर्मी जो है वो डिसआर्म हो जाएगी ताकि रशिया को कुछ थ्रेट ना हो फ्रॉम यूक्रेन और फ्रॉम नेटो। ये उनके लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है ट्रंप और यही इंटरेस्ट इसके काउंटर इंटरेस्ट जो है वो यूरोप के लॉन्ग टर्म कि नेटो को स्ट्रॉन्ग किया जाए, यूक्रेन को नेटो में लाया जाए और एक इतना सी रत्ती भर भी हमने कंसीड नहीं करना और बिल्कुल क्योंकि हमें बड़ा डर है कि रूस जो है बड़ा एक्सपेंशनिस्ट है, तारीख में बड़ा एक्सपेंशनिस्ट था, हमें एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है फ्रॉम रशिया, इसलिए हम नहीं समझे कि रशिया के साथ कोई इस किस्म की कोई डील होनी चाहिए। दोनों के लॉन्ग टर्म है, बिल्कुल ऑपोजिट। मगर डोनाल्ड ट्रंप का जो एम है वो शॉर्ट टर्म है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जो मेगा के जो ऑब्जेक्टिव्स थे, जो गोल थे उनके, उनमें से ये भी था कि मैंने सारे जो जंगे हैं ये फॉरएवर वॉर्स को खत्म करना है और नोबेल प्राइज लेना है। अब वो फलस्तीन वाला तो मामला अभी हैप्पी हो गया, वो आगे बढ़ नहीं रहा है। वहां तो धमकियां दे रहा है नेतन्याहू और उनकी राइट विंग पार्टीज कि अब हम गाजा को भी नेक्स कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे वगैरह वगैरह। वहां तो अभी फोकस इधर शिफ्ट हो गया। अब यहाँ क्या है, अब डोनाल्ड ट्रंप ये चाहता है कि यहाँ सीज फायर हो जाए। जैसे सीज फायर होती है तो वो कहेगा मैंने जंग रोक दी, अच्छा, और उसका शॉर्ट टर्म मामला पूरा हो जाएगा। लो जी मैंने कर दी। अभी मैं वहाँ आर्मीनिया और अजरबैजान के जंग हो रही थी 150 साल, वो मैंने खत्म कर दी। हालांकि बाय द वे उसमें भी अगर आप पूछे तो मैं बताऊंगा वो कोई वहाँ कोई खास ड्रामा ही किया है हमें, वहाँ कुछ नहीं, मसला नहीं हल हुआ कोई। बहरहाल उसने बना लिया कि मैंने हल कर दिया। यहाँ भी वो यही चाहता है कि एक किस्म की सीज फायर हो जाए और स्टेटस को जहाँ है सारे वहाँ रुक जाएं और कोई जंग वंग खत्म हो जाए। और जो सोल्यूशन है वो ये प्रपोज कर रहा है कि अगली जब इलेक्शन होगी और नए लोग आएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन फिर देखा जाएगा। अभी हम MOU किस्म की चीज कर लेते हैं कि हाँ हम ये देखेंगे वो देखेंगे, जो भी रूस कह रहा है उसकी तरफ। तो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन कि भाई आगे जाके देखा जाएगा, अभी तो रोक दो सब चीज, आगे जाके हाँ वादा ये करते हैं, हम ये भी देख लेंगे वो भी देख लेंगे। और किसी किस्म का स्टेटस दे दिया जाए, ये 4 रीजन्स जो हैं जिसको रशिया जिनको जो मांग रहा है, इनको कोई स्टेटस दे दिया जाए कि यहाँ रूस जो है उसका कंट्रोल होगा, यहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो रूस कंट्रोल करेगा और रूस की फौज जो है यहाँ होगी। और यहाँ सारी जो इसका जो सॉवरेंटी की बात नहीं, वो सॉवरेंटी तो कॉन्स्टिट्यूशन में उनकी लिखी हुई है, उसके ऊपर से वो हट जाएंगे, मगर एक डिफेक्टो किस्म की कंट्रोल आ जाएगा रूस के पास और जंग खत्म हो जाएगी और इनकी आर्मीज विड्रॉ कर जाएंगी और ये भी इन एरियाज में चले जाएंगे। ये बिल्कुल उसी किस्म की बात है जो कि जनरल मुशर्रफ ने और वाजपेयी साहब ने और उसके बाद कांग्रेस ने जो कश्मीर के ऊपर जो सोल्यूशन ढूंढी थी कि अगले 50 साल के बाद हम प्लेबिसाइड करा लेंगे। अभी तो ये है कि दोनों कश्मीरों को इकट्ठा कर दिया जाए, दोनों को फुल ऑटोनॉमी दे दी जाए और आप भी अपनी फौजें हटा लें, हम भी हटा लेते हैं और कश्मीर को जब चलने दे, काम चलने दे और लड़ाई झगड़े खत्म करें। और ये जो मामला है यूनाइटेड नेशंस का और कश्मीर का क्या होगा, आपका होगा, हमारा होगा, प्लेबिसाइड होगी नहीं होगी, ऑटोनॉमी देनी है नहीं, वो ये बात की बातें 50 साल के बाद ये तय हो जाएगा। अभी फौरी तौर पे इनको इकट्ठा कर दिया जाए। और तो ये उसी किस्म की सोल्यूशन प्रपोज कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के। अभी आप सीज फायर कर लें और कंट्रोल दे दे रशिया को और इन दीज एरियाज, और रशिया जो है वो कमिट करेगा कि आगे नहीं बढ़ेगा, आप कमिट करेंगे कि आप लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे, वहाँ जो रेयर अर्थ मिनरल्स वगैरह है वो सारा रशिया निकालेगा, रशिया एक्सपोर्ट करेगा वगैरह वगैरह। तो इस किस्म की वो बात कर रहे हैं। तो इसके ऊपर मेरा ख्याल है जो प्रॉब्लम बनी हुई है इस वक्त, रूस तो मान गया इस बात को कि चले ये तो हमें मिल जाएगा, फिर आगे देखा जाएगा क्या होता है। कुछ एश्योरेंसेस मांगेंगे, वो भी एश्योरेंसेस लेंगे कि रूस आगे नहीं आएगा, ये नहीं होगा। अब नेटो के ऊपर क्या होगा क्या नहीं होगा, मेरा ख्याल है उसके ऊपर भी रूस को एश्योरेंसेस मांगेगा। वो क्या वो मिलते हैं नहीं मिलते, फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, सेकंड स्टेज में क्या होता है, बातचीत आगे चलती है, स्ट्रेट अवे तो सीज फायर हो जाएगी एंड सो ऑन। अब मसला बना हुआ यूरोपियंस का और ज़ेलेंस्की का। यूरोपियंस कह रहे हैं जी ला मसला हमारा सिक्योरिटी का है, ये अमेरिका कौन होता है वो चौथे मले वो आके और बैठे हमारी सॉवरेंटी और हमारी सिक्योरिटी के ऊपर डीले कर रहा है। अब तो पैसे भी नहीं दे रहा, हमें देगा, मैं अब तो हमें अपने पैसे अपने खुद करने पड़ेंगे। तो ये क्या बात हुई? तो हम तो नहीं मानते इस बात को। और इसी तरीके, और हमें तो बैठाया भी नहीं है साथ। इसी तरीके से ज़ेलेंस्की ये कह रहा है कि यार मेरे मुल्क के फैसले हो रहे हैं,
और आप लोग जो है मुझे उसमें बैठाया ही नहीं है आपने। तो मेरा ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो इस वक्त बिल्कुल जैसे बुली की तौर पे वो काम करना चाह रहा है कि बस मैंने डन कर दिया और मैं मना लूंगा बाकी सबको, यूरोपियंस को भी मना लूंगा और ज़ेलेंस्की को भी मना लूंगा। और ज़ेलेंस्की के ऊपर तो उसका ये है ना कि तुम अगर नहीं मानोगे तो हम हथियार देने बंद कर देंगे और तुम 1 महीने के अंदर फारग हो जाओगे, फिर क्या करोगे? ठीक। और यूरोपियंस के पास इतना है नहीं जान कि वो हथियार दे दें उसको या उसको डिफेंड कर सके। तो उसके पास तो ये जिसे कहते हैं ना ट्रम्प कार्ड है कि मेरी बात मानो, नहीं तो फिर ठीक है हम आपको हथियार देने बंद कर देते हैं, मिसाइल देनी बंद कर देते हैं, आर्टिलरी शेल देने बंद कर देते हैं, तो आपकी फौज वैसी डिफीट हो जाएगी, तो फिर क्या करेंगे आप? तो इस किस्म की बातचीत अभी चल रही है। मेरा ख्याल है कि ये रातों रात कोई बड़ी अग्रीमेंट नहीं होगी। जो भी होगा आज के दिन रात को जब कोई खबर मिलेगी, हो सकता है इसके बाद कोई और मीटिंग्स प्लान की जाए, हो सकता है कुछ डिटेल्स आ जाए, कुछ डिटेल्स रह जाए। उसके बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप की यूरोपियंस के साथ मीटिंग्स होंगी, ज़ेलेंस्की के साथ मीटिंग्स होंगी, लोगों को मनाना है आगे जाने का। मगर आई थिंक गाड़ी को चला लेगा इस मीटिंग। आरजी सीज फायर हो सकता है, अगर आरजी सीज फायर का ऐलान हो जाए तो ये भी कामयाबी होगी उनकी, ये भी कामयाबी होगी आरजी सीज फायर। मगर उसके अंदर बड़ी स्ट्रिक्ट कंडीशंस रशिया इंपोज करेगा, बिकॉज सिचुएशन ये है कि रशिया इस वक्त जीत रहा है। तो रशिया के लिए सीज फायर करना विदाउट आयरन क्लाड गारंटीज कि ये लोग अपने आप को तगड़ा नहीं करने की कोशिश करेंगे ड्यूरिंग दिस टाइम, उसके बगैर रशिया नहीं मानेगा बात। तो इसलिए यूक्रेन फोर्सेस को विड्रॉ करना पड़ेगा जहां जहां भी वो है, और रशियंस को कंट्रोल देना पड़ेगा ओवर दीज एरियाज। अगर नहीं देंगे तो रशिया अपनी ये बात नहीं मानेगा किसी की। तो अब देखना ये है कि क्या फाइनल किस किस्म की शेप आती है। बट ब्रॉडली स्पीकिंग मैंने आपको बताया किस तरह मामला आगे बढ़ रहा है। आपके एनालिसिस से भी ये लग रहा है जैसे एज इन मुज़ाकरात में पुतिन को या रशिया को हासिल है, लेवरेज भी उनको ज्यादा हासिल है इन मुज़ाकरात में। उस 2 वजह बिल्कुल सही है, उसकी 2 वजूहत है। एक ये कि डोनाल्ड ट्रंप बड़ा कीन है जल्दी से कुछ मैं करूं, तो जल्दी में करने में कंसेशन देनी पड़ती है। ठीक तो शॉर्ट टर्म करना चाह रहा है। रशिया के लिए ये है कि रशिया जो है वो इस वक्त जीत रहा है, उसकी फौजें बढ़ रही हैं और यूक्रेन की डिफीट नजर आ रही है। तो इसलिए आई थिंक रशिया इज इन अ स्ट्रांग पोजीशन, आपने सही कहा, और वो एक्सट्रैक्ट करेगा कंसेशन। ठीक है, मुज़ाकरात का नताइज क्या हो सकता हुए तो क्या हो सकता है, नाकाम हुए तो क्या हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा नतीजा क्या निकल सकता है, प्रेडिक्शन सेठी साहब ने दी। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। बहुत से सवालात आए हैं और उनके जो मुख्तलिफ मामलात हैं, मौज़ूआत हैं, उनके हवाले से हैं, लेकिन कुछ सवालों की मैं अक्कासी करूंगी और ज़ाहिर है उसमें मैं अपना सवाल भी इंक्लूड करूंगी। 14 अगस्त जब हम पाकिस्तान का यौम आज़ादी मनाते हैं, उस दिन ऐवान सदर में बड़ी पुरवकार तकरीब हुई है जिसमें मुख्तलिफ एजाज़ात दिए गए। तो सभी बड़े कीनली उस तकरीब को देख रहे थे, क्योंकि इससे पहले 23 मार्च को एक तकरीब हुई, इसके बाद 14 अगस्त को एजाज़ात दिए गए कि मार्का हक में जिन्होंने अपना किरदार अदा किया किसी न किसी फ्रंट के ऊपर। तो सेठ साहब, हमने उसमें मुख्तलिफ शख्सियात को देखा, हमारे सहाफ़ी बरादरी से भी बड़े नाम थे जिनको मार्का हक में जिन्होंने किरदार अदा किया, पाकिस्तान का बयानिया लड़ा। तो उसको देख के, उस तकरीब को देख के मेरे जहन में ये सवाल आ रहा था कि आपने तो मुख्तलिफ फ्रंट्स पर, मुख्तलिफ महाज़ों पर पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा है। अगर हम माजी बईद की बात करें तो जब पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं थी, आप इंटरनेशनल क्रिकेट को बड़ी मुश्किलों से सफारतकारी के साथ, कामयाब सफारतकारी के साथ पाकिस्तान वापस लेकर आए। आपने PSL का पाकिस्तान में इनेकाद पहली बार कराया, ये मल्टी मिलियन जो ब्रांड है, ये इसको आपने इंट्रोड्यूस कराया पाकिस्तान में, और उसी अरसे में हमने देखा कि पाकिस्तान क्रिकेट में छा गया। अब रैंकिंग ODI में और टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान टॉप पोजीशन पे विराजमान था। फिर हमने चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान को जीतते हुए देखा। अच्छा, जब ये पहलगाम इंसिडेंट हुआ, अगर हम रीसेंट पास की बात करें, तो आप वो पहली शख्सियत थे जिन्होंने करण थापर के शो में जाके अंग्रेजी जुबान में जो पाकिस्तान का बयानिया था उसको इस्टेब्लिश किया, इन अ वे नॉकआउट कर दिया करण थापर को, जो ज़ाहिर है भारतीय पर्सपेक्टिव से क्वेश्चंस कर रहे थे आपसे। आपने इतने कूल अंदाज में उनको जवाब दिया और आप इस शो में पाकिस्तान के बयानी को इस्टेब्लिश करते रहे, यहाँ तक कि इंडियन सोशल मीडिया अकाउंट्स की तरफ से आप पे ताबड़तोड़ हमले किए गए, सख्त तनकीद का निशाना बनाया गया, रगेदा गया, तरह तरह के इल्जामात आप पे आयद किए गए, क्या क्या तमगे आपको इंडियन मीडिया ने दिए। अच्छा, आपका मार्का हक में जो फ्रंट से लीड करने का किरदार था, उसका एतराफ हमें अभी तक दिखाई नहीं दिया, क्या वजह है इसकी? आयशा, मेरा ख्याल है कि सोशल मीडिया पे आप देख ही रहे हैं किस किस्म की तनकीद हो रही है, और किस किस्म, इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकूँ। अच्छा नहीं है कि हम बाहर ही हैं इस तनकीद से, तो मेरा ख्याल है यही बात छोड़ देनी चाहिए।
मेरी हमेशा कोशिश रही है पाकिस्तान को डिफेंड करूं, पाकिस्तान के मफाद को डिफेंड करूं, वेदर इट वाज क्रिकेट और वेदर इट इज दिस वॉर विद इंडिया, जो भी है। मगर हुकूमत को सपोर्ट करना आंखें बंद करके, वो तो हमेशा तनकीदी जायजा ही मैं लेता हूँ। तो पता नहीं, अब कुछ लोग हुकूमत और रियासत को एक ही समझते हैं, मैं फर्क समझता हूँ। बहरहाल मेरा ख्याल है जो हुआ, जो आया वो ठीक ही आया, ऐसे ही है, अच्छी बात है, हम बच ही गए हैं। फौजी सतह पर, फौजी महाज पर तो जाहिर है हमारी आर्म फोर्सेस वो तहसीन के मुस्तहिक हैं, लेकिन बयानी आलमी सतह पर बनाना, इसमें जो किरदार हैं और जो हकीकी किरदार है उनका एतराफ़ तो किया जाना चाहिए। मुझे बड़ी खुशी हुई है एक चीज़ भी जी आयशा, एक बड़ी खुशी हुई है कि आपको याद है कि जब ये सारी बात हो रही थी तो मैंने एक प्रोग्राम में कहा था कि हमें कुछ लोगों को बाहर भेजना चाहिए, डेलीगेशन जाना चाहिए, उन सबको इज़्ज़त मिले। मैंने चुन चुन के नाम भी लिए थे। हाँ। बिलावल भुट्टो को जाना चाहिए और मुसद्दक मलिक को जाना चाहिए, शहरी रहमान को जाना चाहिए, हिना रबानी खर को जाना चाहिए, हिना रबानी, मैं सबके नाम लिए थे। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने वो बात तो उनको समझ आई और उन्होंने इन सबको भेजा। और मुझे बड़ी खुशी है कि उनमें से बहुत सबको कुछ ना कुछ मिल गया फॉर सर्विस रेंडर्ड टू द स्टेट। जिन्होंने तजावीज़ दी वो चले बाहर रहे, लेकिन जो तजावीज़ मानी गई और जिन्होंने उसको फॉलो किया या तजावीज़ की वजह से जो बाहर गए, उन सबको एज़ाज़ा दिए गए। आप ही की कामयाबी, आपकी तजवीज़ की कामयाबी। छोड़ो ना, बस कर दूँ। चले फिर बस करते हैं और बाकी सवाल जो है व्यूअर्स पर छोड़ते हैं। जो आपके जहनों में सवाल, नंबर है आपके सामने, इजाज़त है। थैंक यू।